प्रधान जी तो कर रहे हैं आपके। मैं अपनी बात कर रही हूँ, हाँ। आपने मेरे से पूछा है। पार्टी ठीक का है, आप प्रोटोकॉल मुझसे पूछ रहे हैं कि हाँ। आप कैसे उनको फेस करेंगे। प्रधान जी आम आदमी पार्टी से नहीं आए। नहीं मैम, अब मैं ये सीधा जानना चाहता हूँ कि जो होशियारपुर लोकसभा के लिए क्या कुछ पॉलिसी आपने तैयार की है कि जब आप संसद की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो होशियारपुर वासियों के लिए क्या कुछ सोच रखा है आपने? तो मैं पॉलिटिकली वो नहीं दिखाती कि हाँ मैं पॉलिटिकली ये हूँ या वो, बस ठीक है, आम इंसान है। इसी तरह लोगों से मिलते हैं, आप बाज़ार में जाओ, रोज़ आपको मैं स्कूटर पे घूमती दिखूंगी लोगों के साथ। जब लोगों को नाम पता चलता है तब वो देखते हैं ओ आप ही यामिनी गुमर जी हैं। ये हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो शिक्षा बच्चों को वहाँ पे दी जा रही है वो इस लेवल की भी है कि जब वो शिक्षा प्राप्त करके वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो इस दुनिया को फेस करने के लिए तैयार होते हैं। तो बड़ी क्लियर मैंने अपने वर्क किया है कि सबसे पहली आवाज़ होशियारपुर के लिए उठाऊंगी, होशियारपुर के साथ द्वाबा के लिए आवाज़ उठाऊंगी, द्वाबा के साथ पंजाब के लिए उठाऊंगी। और अगर हमारा पंजाब के सब अगर मैं मुद्दे उठा सकूं और उनके लिए कुछ लेके आ सकूं। कैसे एकजुटता का मंत्र जो आप अपने लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स को दे रहे हैं अपने पार्टी के नेताओं को कैसे देंगे? चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और एक बार फिर होशियारपुर के सभी पार्टियों ने होशियारपुर के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। होशियारपुर से सभी पार्टियों के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा कर देने के बाद जितने उनके समर्थक हैं, प्रत्येक समर्थकों की ओर से अपने नेताजी को लोकसभा तक पहुंचाने की जो कसरत है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी यामिनी गुमर जी। और यामिनी गुमर जी किस सोच के साथ इस बार अपने वोटर्स को मोटिवेट करेंगे वोट करने के लिए या खुद को विजय करवाने के लिए, इन सब सवालों के जवाब आज इन्हें देना है और इसके लिए हम इनके पास पहुंचे हैं। पर सबसे पहले मैम सवाल ये है, क्या भरोसा था कि पार्टी आपको लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाएगी? नहीं था, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि जो बड़ी पार्टियां होती हैं उसमें सिर्फ राजघरानों में और इस तरह के लोगों को ही टिकटें दी जाती हैं। तो मुझ जैसे एक आम इंसान के लिए तो ये एक सपने से कम नहीं है कि पार्टी ने इतना बड़ा भरोसा मुझ पे दिखाया है, उस पे जो एक आम घर से आती है और बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं अपने घर का गुजारा करने के लिए। यामिनी जी 2014 में भी आपने इलेक्शन फाइट किया था आम आदमी पार्टी की ओर से, उसके बाद सक्रिय पॉलिटिक्स से थोड़ी आपने दूरी बना ली, इसके पीछे क्या कुछ कारण था? नहीं, इसके पीछे कोई कारण नहीं था। इसके बाद ये हुआ कि जब मैं कांग्रेस में आई उसके बाद इलेक्शन के दौरान बहुत सक्रिय रही, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। मैक्सिमम एमएलएज हमारे यहाँ से बन गए और जब एमएलएज बनते हैं तो ड्यूटीज़ एमएलएज की होती हैं, ठीक है, वो रहते हैं। और उसके बाद जो वॉलेंटियर्स होते हैं ना, वो उनके पोस्टर नहीं छपते हैं, वो नज़र नहीं आते, वो स्टेजों पे चढ़ के नहीं बैठे होते हैं, क्राउड में पीछे बैठे होते हैं। तो क्राउड में कितने लोग होते हैं जिन्हें आप पहचानते हैं कि वो वर्कर हैं पार्टी के? तो मैं उनमें से एक थी। ऐसा नहीं है कि सक्रिय नहीं रही हूँ, जहाँ जहाँ पार्टी ने ड्यूटी लगाई, सिर्फ यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ बाई इलेक्शंस हुए हर जगह पे पार्टी ने ड्यूटी लगाई और हर जगह पे मैंने जिस तरह से ड्यूटी दी गई उसको किया। मैं जब राहुल गांधी जी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, टांडे की इंचार्ज बनाई गई थी, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सक्रिय नहीं थी। हाँ, ये मैं नहीं बोल सकता, आपके पार्टी के वर्कर ये बोलते हैं, लगातार ये भी बोलते हैं कि मैम ने तो टिकट अप्लाई भी नहीं किया था पर किस्मत की जो ताला है वो खुल गया। क्या ये सच है? मैं इसे नहीं छुपाती, मैं तो बोल रही हूँ जी, मैंने नहीं अप्लाई किया था। शायद पार्टी ने कुछ क्राइटेरियाज होते होंगे जिन्हें उन्होंने चेक किया, जिसको उन्होंने टटोला। क्योंकि हमारे जो प्रधान जी हैं राजा वड़िंग जी, वो जब भी वॉलेंटियर मीट में आते थे तो वो ये बात ज़रूर कहते थे कि वो ये चाहते हैं, ये उनकी दिल्ली तमन्ना है कि जो इलेक्शन लड़ने के लिए जो लोगों को चुना जाए वो आम इंसानों में से, वॉलेंटियर्स जो काम करते हैं उनमें से चुना जाए, और उन्होंने ये करके दिखाया। ठीक है, तो इसमें अप्लाई किया नहीं किया ये वो अलग बात रह गई। अब ये है कि आप प्रत्याशी बन चुके हैं। यामिनी मैम एक इनकलाबी सोच के मालिक हैं। आपने जब राजनीति की शुरुआत की थी एक इनकलाबी पार्टी के साथ आपका सफ़र की शुरुआत हुई थी, अब उसी मंच से आप उस पार्टी को कोसेंगे भी, कम से कम पंजाब में तो कोसते नज़र आएंगे। कितना मुश्किल भरा ये सफ़र नज़र आएगा? नहीं, मुश्किल भरा नहीं, जहाँ तक कोसने वाली राजनीति है वो ना मैंने आज तक कभी की है। प्रधान जी तो कर रहे हैं आपके। मैं अपनी बात कर रही हूँ, हाँ। आपने मेरे से पूछा है, पार्टी ठीक का है, आप प्रोटोकॉल मुझसे पूछ रहे हैं कि हाँ। आप कैसे उनको फेस करेंगे। प्रधान जी आम आदमी पार्टी से नहीं आए, नहीं, ठीक है, मैं आई हूँ। ठीक है जी। जी। तो कोसने की राजनीति ना मैंने कभी की है ना कभी करूँगी। जब आम आदमी पार्टी
का गठन हुआ था, आप जानते हैं कि वो एक मिशन लेके हम लोग चले थे, ठीक है, राइट। उसमें से वो पार्टी में कन्वर्ट हुई, ठीक है। तो जब तक उस राह पे चल रही थी हम उनके साथ थे। मैं बार बार कह रही हूँ कि हम एक अपना प्लेज लेते थे, स्वराज, जो एक योगेंद्र यादव जी द्वारा लिखी गई वो एक किताब थी स्वराज, जिसको हम हाथ में लेके कहते थे कि जो इसमें लिखा है हम उसे फॉलो करेंगे जी, ठीक है। तो जब आपने वो कसम ली है कि हम वो फॉलो करेंगे, जब वो नहीं हुआ तो मैं चली गई, ठीक है। तो इसमें कोसने वाली कोई बात नहीं है। समय के साथ शायद कुछ बदलाव आते होंगे, हम जैसे इंसान शायद उस बदलाव को नहीं एक्सेप्ट कर पाए या उसके साथ नहीं चल पाए, तो हम उससे बाहर हो गए। और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। मैम, अब मैं ये सीधा जानना चाहता हूँ कि जो होशियारपुर लोकसभा के लिए क्या कुछ पॉलिसी आपने तैयार की है कि जब आप संसद की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो होशियारपुर वासियों के लिए क्या कुछ सोच रखा है आपने? होशियारपुर के लिए बहुत कुछ सोचा है। इतने 10 सालों से, जब से मैंने पॉलिटिक्स में अपना पहला कदम रखा, हाँ, मैं, जैसे आपको लगता है कि सक्रिय नहीं हूँ, लेकिन मैं आम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, उनसे मिलती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। और हाँ, जब उनसे मिलती हूँ, किसी को शायद नहीं पता होगा, इवन मैं आपको आज एक हैरानी की बात बताती हूँ, हमारे घर के सामने रहते हैं बिल्कुल, उन्हें तक ये नहीं पता था कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ। मैं पंजाब की वाइस प्रधान रह चुकी हूँ, और आज जब टिकट जब डिक्लेयर हुई तो आज वो मुझसे मिलने आए, तो उन्हें जब डिक्लेयर भी, उनको ये विश्वास नहीं था कि वो मैं वही हूँ जो रोज़ उनसे मिलती हूँ, बिल्कुल सामने के घर में रहते हैं। तो मैं पॉलिटिकली वो नहीं दिखाती कि हाँ मैं पॉलिटिकली ये हूँ या वो, बस ठीक है, आम इंसान है। इसी तरह लोगों से मिलते हैं, आप बाज़ार में जाओ, रोज़ आपको मैं स्कूटर पे घूमती दिखूंगी लोगों के साथ। जब लोगों को नाम पता चलता है तब वो देखते हैं, ओ आप ही यामिनी गुमर जी हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो इसलिए मुद्दे मुझे सब पता है। अब मैं बार बार ये बोल रही हूँ, जो हमारा होशियारपुर है, राइट, इसके अंदर कंडी एरिया भी है, बेट एरिया भी है, हर तरह की जगह की अपनी अपनी समस्याएं हैं। वो समस्या किसानों से भी जुड़ी हुई हैं, हेल्थ से भी जुड़ी हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से भी जुड़ी हुई हैं, व्यापार से भी जुड़ी हुई हैं। तो और हमारा जो सेंट्रल है उसमें भी यही चीज़ लेके आए गए हैं कि हमने इन्हीं चीज़ों पे आवाज़ उठानी है, इन्हीं चीज़ों के लिए लड़ना है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारी देश की तरक्की हो तो ये चीज़ें आनी चाहिए। और ये जो लड़ाई है, इन सब चीज़ों के साथ साथ, जो हम होशियारपुर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आप बात करो, इसके साथ साथ में आज हम संविधान को बचाने की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये उसके लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार होशियारपुर लोकसभा में भी वोट कास्ट करेंगे अपनी, तो उनको आप कैसे अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे? क्योंकि ना रोजगार की कोई संभावना नज़र आती है, ना ही अच्छी एजुकेशन यहाँ होशियारपुर में नज़र आती है, ना ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण अब तक हो पाया है। अगर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो वहाँ क्लासेस नहीं लग पाती हैं। उच्च शिक्षा के लिए लोगों को होशियारपुर छोड़ना पड़ रहा है। विद्यार्थियों को, फर्स्ट टाइम वोटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप सांसद चुनकर जाते हैं संसद में, तो क्या इन सब कामों करवा पाएंगे? कम से कम शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए और रोजगार के लिए काम होगा? देखिए, इसके लिए ना एक बहुत बड़ी क्लियर सी चीज़ है। मैं टीचर हूँ, हर चीज़ को एग्जांपल देके एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि तब चीज़ें थोड़ी समझनी आसान हो जाती हैं, ठीक है। मेरा खुद का बेटा है, अभी उसने 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। अब 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए, अब उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क है, आगे क्या जी, ठीक है। एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी थी, वो करने को तैयार नहीं था। कहता मम्मा, अगर मैं यहाँ पर पढ़ूँगा तो क्या मुझे नौकरी मिलेगी? मैं क्या करूँगा? क्या मैं भी आपकी तरह घर में ट्यूशन्स पढ़ाऊँगा? क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खुद ने वो REC जालंधर से इंजीनियरिंग की हुई है, मैं खुद MBA कर चुकी हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हम अपना ज़रिया ढूंढते हैं और फिर कमाते हैं। तो वो कहता है कि क्या मैं भी इसी तरीके से गुजारा करूँगा? तो वो कहता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। जब वो ये बात करता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता कि एक 17-18 साल का बच्चा, और हम रोज़ देख रहे हैं जो ये 17, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हुई मुझे पता है, ये 17-18 साल के बच्चे जब जाते हैं उनकी माँओं के ऊपर क्या बीतती है। और जो बच्चे वहाँ पर गए हुए हैं ना, उनके पास खाने के लिए कुछ है, रहने के लिए जगह नहीं है। कल भी मेरी कुछ रिश्तेदारों से बार बात हो रही थी, वो कह रही थी इतनी ठंड में वो टेंटों में बच्चे रह रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो दुकानों में जाकर, जिसे शॉपलिफ्टिंग कहते हैं ना, हम चोरियां करके अपने जेब में सामान लेके आना, वो करने पे मजबूर हो रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे मैं क्यों नहीं चाहूँगी कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज ऐसे बन जाएं कि हमारे बच्चों को हमें छोड़ के ना जाना पड़े। और जो माएँ अपने बच्चों से बिछड़ने के दुख से रोती हैं, वहाँ पर भी बच्चों के पास नौकरी नहीं है, एक सपना लेके भेजते हैं, ठीक
है, और वो सपना फिर यहाँ वहाँ पर ऐसे ही रह रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से जिस दर्द को मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, जी। जिसके थ्रू मैं जा रही हूँ, उसके लिए तो मैं करूँगी ना। जिसको जो बीमारी होती है तो उसे पता होता है कि उसकी क्योर कितनी इम्पोर्टेंट है। जी, लगातार जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अकेले अब अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बुढ़ापे में भी। आपने एक बड़ा दर्द भरा दंश झेल दिया कि बच्चे 12वीं के बाद ही विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं, परंतु आप उन बुजुर्गों का ध्यान कैसे आकर्षित करेंगे? क्या उनके लिए, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए कोई पॉलिसी, कोई नीति नियत आपने यहाँ तैयार किया व्यक्तिगत तौर पे, जिसको रख करके आप उनका वोट लेने में सफल रहे? बता कर देखिए, माता पिता के लिए, दादा दादी के लिए, माता पिता के लिए जब उनके बच्चे उनके साथ होते हैं, जो दादा दादी होते हैं, जब उनके पोते, जिनको कहा जाता है कि उनको वो अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, जो पोते पोतियाँ होते हैं, जब वो उनके पास रहेंगे तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, उनकी तो ज़िंदगी वैसे ही खुशनुमा हो जाएगी कि वो उनके सामने हैं। तो इसके अलावा हाँ, जब बच्चे उनके साथ में होंगे तो वो एक तो वो खुश रहेंगे, उसके अलावा उनको क्या चाहिए, उनको एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए। वो डेफिनेटली, मैंने आपको पहले ही कहा है कि इनके बारे में किया जाएगा वो, क्योंकि देखो बातें करने वाले बहुत हैं जी। ठीक है। मैं यहाँ पर 20 साल पहले शादी करके दिल्ली से यहाँ आई थी। जब मैं यहाँ आई थी मुझे जगह अच्छी लगी, लेकिन यहाँ पर एक कमी भी दिखाई दी। वो कमी क्या कि मुझे पता चला कि होशियारपुर बैकवर्ड एरिया में आता है। तो तब एक दिल में ना कुछ हुआ था कि इसको यहाँ से बाहर निकालना है, और ये बाहर निकालने के लिए शिक्षा, और सिर्फ स्कूल बनाने से शिक्षा अच्छी नहीं होती है जी। ये हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो शिक्षा बच्चों को वहाँ पे दी जा रही है वो इस लेवल की भी है कि जब वो शिक्षा प्राप्त करके वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो इस दुनिया को फेस करने के लिए तैयार होते हैं। राइट। उनके पास कोई हुनर भी होना चाहिए, जिस हुनर में वो सक्षम है वो हुनर उनको स्कूल में ही सिखाया जाना चाहिए कि अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सब कुछ है। जब ये सब कुछ होगा तो बुढ़ापा अपने आप बहुत खुशनुमा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया होगा। बहुत खूबसूरत। ये बताइए कि जो मिडिल वर्ग के लोग हैं और जो जॉब प्रोफेशन में हैं, अब वो एनपीएस के लिए लड़ रहे हैं, ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं, लगातार हम बहस देख रहे हैं। एनपीएस और ओपीएस का जो मसला है बहुत गंभीर बन चुका है, इसको सुलझा पाने में सफल रहेंगे? देखिए, मैं तो हर मुद्दे को लेके वहाँ जाने को तैयार हूँ। मेरे तो दिमाग में सबसे बिल्कुल क्लियर ये मैंने अपने दिमाग में बिठाया हुआ है कि अगर होशियारपुर की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती हैं, प्यार देते हैं, जो न्यू वोटर्स हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं, अगर उनको लगता है कि ये एक आम घर की लड़की जो पढ़ी लिखी भी है, जो रोज़ की दिक्कतों से को झेलती है, जिन्हें पता है कि एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास लाइफ क्या होती है, उस वहाँ का जीवन कैसे होता है, किस तरह घर चलाया जाता है, किस तरह राशन ख़रीदा जाता है, किस तरह रोज़ाना की जो ज़रूरतें वो पूरी की जाती हैं, अगर उसको प्यार देके उस मुकाम पे वो पहुंचाती है कि वो उनकी आवाज़ बनकर वहाँ पर लोकसभा में पहुंच के, पार्लियामेंट में पहुंच के उनके मुद्दों को ले जा सके, तो बड़ी क्लियर मैंने अपने वो किया है कि सबसे पहली आवाज़ होशियारपुर के लिए उठाऊंगी, होशियारपुर के साथ द्वाबा के लिए आवाज़ उठाऊंगी, द्वाबा के साथ पंजाब के लिए उठाऊंगी, और अगर हमारा पंजाब के सब अगर मैं मुद्दे उठा सकूं और उनके लिए कुछ लेके आ सकूं तो पूरा हिंदुस्तान। चलिए, सोच तो बहुत अच्छी है और जो लक्ष्य है वो भी स्पष्ट है, परंतु पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा मतभेद है मैम। क्या सभी नेताओं को एकजुट कर पाएंगे? बहुत ज़्यादा गुट में आपके ही जो लीडर हैं वही बट चुके हैं और लगातार आपका विरोध हो रहा है और इसका मीडिया में रिलीज आ रहा है, प्रेस नोट रिलीज हो रहा है। कैसे एकजुटता का मंत्र जो आप अपने लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स को दे रहे हैं, अपने पार्टी के नेताओं को कैसे देंगे? देखो, ऐसा है कि एक परिवार होता है, आप भी एक परिवार से आते हो, परिवार में अगर 2 लोग भी होते हैं ना तो उनमें भी नोकझोंक होती है राइट। तो यहाँ पे दो, एक तरह से आप समझ लो कि एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली जिसे हम कहते हैं, कि खूब सारे परिवार के लोग रहते हैं, तो जितने लोग होंगे नोकझोंक उतनी ज़्यादा होगी, और इससे तो ज़िंदगी, परिवार में वोट नहीं लेना होता है, यहाँ आपने वोट लेना है, वोट देना है, आम जनता ने देना है। अगर वो इस चीज़ को देखती हैं, देखो हमने प्यार से सबको मनाना है और वो साथ चलेंगे भी। बहुत स्पष्ट सी चीज़ है, जब मैं यहाँ पर 8 साल पहले जब मैं पार्टी में आई थी तो उस टाइम इलेक्शंस का दौर था,
मैंने कोई टिकट नहीं मांगी थी पार्टी से। मैंने कहा था मैं पार्टी की सेवा करना चाहती हूँ। मैं सब पूरे पंजाब में तो काम किया ही, बट मैं होशियारपुर की बात करूँगी कि मैंने हर हलके में जाके सभी कैंडिडेट्स के साथ मिलजुल के उनके लिए वोट मांगे, हाथ जोड़े, लोगों के पाँव भी पड़े। अगर मैंने उनके लिए ये सब कुछ किया, वो जीत के एमएलए बने, तो आज वो मेरे लिए क्यों नहीं खड़े होंगे। रूठों को मनाया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? अरे छोड़ने की क्या बात है, आप घर वालों को छोड़ तोड़ ना देते हैं, उनके बिना घर चलता है कि? परिवार कंप्लीट तब होता है जब पूरा परिवार यूं मुट्ठी बन के इकट्ठे रहता है, तो इसी तरीके से रहेगा। चलिए, ये तो एक अच्छी सोच है, क्योंकि आजकल तो दौर ये चल रहा है रूठों को छोड़ दिया जाता है। आप एक अच्छी सोच लेके मैम, अंतिम में सिर्फ मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि मुख्य जो आप अपना जो कंपटीशन है अपनी प्रतियोगिता में, जो चुनावी दंगल में मुख्य कंपटीटर किसको मान के चल रहे हैं? क्योंकि देखिए, सिर्फ 2 पार्टियों ने महिलाओं को टिकट दिया, बाकी तीनों पुरुष हैं। कैसे लगता है कि ये जो चक्रव्यूह की रचना कर दी गई है, इसको कैसे पार कर पाएंगे? क्यों, चक्रव्यूह की रचना क्या है? कंपटीशन है। कंपटीशन में जो भी compete करता है, इसका मतलब कि वो वहाँ पे जीतने के लिए ही उतरा हुआ है। कोई ये थोड़ा ना कहता है जी मैं वीक हूँ, मैं तो हारने के लिए निकला हूँ, तो कोई उनमें से ये सोचेगा क्या? हर एक कंपटीशन को लेके चलते हैं, कोई कमज़ोर नहीं होता अपने आप में, सभी पूरी हिम्मत से उतरते हैं। मैं भी पूरी हिम्मत से उतरी हूँ, किसी को अपने से कमज़ोर नहीं समझूंगी, लेकिन ये भी नहीं समझूंगी कि मैं किसी से कम हूँ, और मैं ये करके दिखाऊंगी। और मुझे आशा है, पूरी आशा है कि एक पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, लोगों के दर्द जानती हूँ, लोगों से जुड़ना जानती हूँ, तो लोग भी मुझे उतना ही प्यार देंगे जितना मैं उनके लिए सोचती हूँ। बहुत अच्छा मैम, लास्ट में सिर्फ आप अपने होशियारपुर के वोटर से आप जो भी अपील करना चाहते हैं, सिर्फ 40 सेकंड में वो अपील कर सकते हैं। वोटर से सिर्फ इतना ही अपील करना चाहती हूँ कि एक बहुत साधारण घर से आती हूँ, एक ऐसे घर से जहाँ जिसका कोई सपना भी नहीं ले सकता कि इस तरह के एक मिडिल क्लास फैमिली से उठा के कोई इतनी बड़ी पार्टी उनको इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है। पढ़ी लिखी हूँ, अच्छा बुरा समझती हूँ, किन चीज़ों की ज़रूरत है वो समझती हूँ। जिस तरह मैंने कहा कि रोज़ की जो समस्याएं हैं उनसे रोज़ जूझती हूँ। कोई राजघराने से नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि बस सुबह उठ के मुझे बिस्तर में चाय मिल जाएगी। एक सोच के साथ सोती हूँ, एक सोच के साथ जागती हूँ। यही सबको जानते हुए लोगों से ये अपील करती हूँ कि मुझे अपना प्यार दें, अपनी ब्लेसिंग्स दें, वोट्स दें, और इतनी ताकत दें कि मैं उधर सांसद में जाके उनके लिए लड़ सकूँ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने प्रत्येक सवालों का जो सामना है बड़े मुस्कुराते हुए तरीके से किया है, और शायद मुस्कुराहट ही हर दर्द की दवा है। और कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, GBC अपडेट।